अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी के प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान कबीर हयात। नाज़रीन, आज हमारे दरमियान जो ट्रेनर मौजूद हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे आप इन्हें सुन चुके हैं। आप योगा ट्रेनर हैं और अपनी फील्ड में बहुत बेहतरीन अंदाज में वर्किंग कर रहे हैं। आप सैकड़ों लोगों को योगा करवाते हैं और ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी आप योगा के सर्विसेज दे रहे हैं। आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। हेल्थ के हवाले से आज हम बात करेंगे कि हम अपनी जिस्मानी नशोनुमा को किस अंदाज में योगा के जरिए बेहतर बना सकते हैं और अपनी डाइट प्लान को कैसे बेहतर बना सकते हैं। ये सब और बहुत कुछ आज हम इनसे जानेंगे। हमारे दरमियान मौजूद हैं योगी नईम। अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी वालेकुम सलाम। जी सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का कि आपने कीमती वक्त दिया और हमारे दरमियान आप मौजूद हैं। फैसलाबाद से आपने हमें ज्वाइन किया। मैं पहले आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जिस्मानी नशोनुमा के लिए योगा किस अंदाज में मौसर कुन साबित हो सकता है? सिर्फ जिस्मानी नहीं, रूहानी, ज़हनी और जिस्मानी इसको कहते जी, हैं, क्योंकि माइंड, बॉडी एंड सोल तीनों चीज़ों को जो है वो जोड़ने का नाम योग है। ठीक है। बेसिकली ये कनेक्शन क्या है? आज का इंसान खोया हुआ है या पास्ट में या फ्यूचर में, बिल्कुल ऐसे ही। प्रेजेंट मोमेंट से निकल चुका है। इंसान की सेहत का राज लम्हा मौजूद में छुपा हुआ है। बिल्कुल। आज इंसान अपने आप से बिछड़ चुका है, अपने साथ मौजूद नहीं है। जहां फिजिकली मौजूद है वहां मेंटली मौजूद नहीं है। ठीक या है। हम पास्ट में होते हैं या हम फ्यूचर में होते हैं। पास्ट आपका डिप्रेशन है, फ्यूचर आपकी एंजाइटी है। और ये दो अमराज ऐसे अमराज हैं जो सॉफ्टवेयर इशू है। सॉफ्टवेयर मैकेनिकल इशू कम है, इंसानी जो बीमारियां हैं उनमें सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और तीसरी एक चीज अगर हम इसमें शामिल कर लें कि आज हम क्वालिटी ऑफ ऑक्सीजन और क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन दोनों से महरूम हो चुके हैं। बिल्कुल ना ऐसे ही। हम दरख्त लगा रहे हैं, शहरों के अंदर बंद घरों में, बंद बिल्डिंग्स में अपनी जिंदगी को ले गए हैं। और सांस लेना दूर की बात, लेकिन हम अपने आप को पैक करते जा रहे हैं बिल्कुल आर्टिफिशियल लाइफ में। और तीसरी चीज है आपकी लाइट। आप एक पहर की जिंदगी गुजारते हैं। जब आप सुबह उठते हैं तो वही रोशनी आपके जिस्म के ऊपर पड़ती है। रात जब आप शाम में होते हैं, दोपहर में होते हैं, जब आप बंद बिल्डिंग्स में रहते हैं तो एक ही तरह की लाइट के अंदर आपकी जिंदगी गुजर जाती है। हालांकि इंसानी जो जिंदगी का दारोमदार 8 पहर के साथ जुड़ा हुआ है, जो 24 घंटे में मुख्तलिफ अपने रंग दिखाते हैं। जैसे जैसे पहर चेंज होता है वैसे वैसे आपकी तबीयत चेंज होती है। इंसान की जो तबीयत में एक वो चिड़चिड़ापन आ चुका है और उससे जो है वो बहुत ज्यादा एक कह लें कि एक दूसरे से कट ऑफ होते जा रहे हैं। उसकी बड़ी वजह ये है कि हम एक ही लाइट की जिंदगी गुजार रहे हैं। एक ही लाइट में हम जिंदगी को पूरे एक पहर की जिंदगी गुजार रहे हैं, जिसमें मतलब आपका मूड चेंज ही नहीं होता। एक तरह का मूड होता है, तो जैसा भी मूड होता है वो चलता रहता है और फिर बहुत सारे मसाइल आपकी सेहत के आ जाते हैं। ऑक्सीजन को बेहतर करने के लिए या ऑक्सीजन को बढ़ाने के लिए एक तो हमें पैटर्न सीखना चाहिए। दुनिया में कोई भी ऐसी मशीन, दुनिया की कोई ऐसी मशीन नहीं जिसका फ्यूल पूरा हो और वो खराब हो जाए। फ्यूल जब आपका ऊपर नीचे होता है तो खराबी आती है। तो इंसान का दारोमदार सेहत का या जिंदगी का ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। हम खाए पिए बगैर कई दिनों तक जिंदा रह सकते हैं, लेकिन बदकिस्मती से हमने खाने पीने को ही जिंदगी समझ लिया है। जो कि टॉक्सिन्स हैं, जो बीमारियां बनते हैं जिस्म के अंदर जाके। इंसान का जो ये लाइफ स्टाइल है, अगर ये चेंज कर ले, कुछ बेहतरी की तरफ ले आए, खाने पीने के असूल सीख ले, सांस लेने के असूल सीख ले, मैं ये समझता हूँ कि अगर ऑक्सीजन लेवल आपका बेहतर हो जाए बॉडी के अंदर, तो ना आपको मोटापा हो सकता है, ना आप बीमार हो सकते हैं। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ऑक्सीजन की कमी है और सांस का गलत तरीके से लेना है। हम बहुत सारे लोग, मैं सबको नहीं कहता, हम बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने कई अरसे से लंबा गहरा सांस ही नहीं लिया। हमने कभी सोचा ही नहीं कि सांस भी लेना है। हम सांस के बगैर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, जो कि जिसको हम वेंटिलेटर कह सकते हैं कि हम वेंटिलेटर पे अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। उसको आप कभी भी जो है वो एक्टिव या चाको चौबंद चुस्त होकर जिंदगी को नहीं गुजार सकते। एक मशीन की तरह एक रोबोटिक लाइफ चल रही है। सुबह उठते हैं और पूरा एक ही तरह की जिंदगी गुजर जाती है, दूसरा दिन भी उसी तरह गुजर जाता है, तीसरा दिन भी इस तरह पूरी लाइफ एक ही रूटीन में गुजरती जा रही है जिसमें चेंज कोई नहीं है। हालांकि कुदरत जो है वो आपको हर रोज सुबह सूरज और शाम को सूरज 1 मिनट या आधा मिनट आगे पीछे करके बताती है कि आपने आदत को तोड़ना है। कभी भी आपने हैबिचुअल लाइफ नहीं गुजारनी। इंसान की जो हैबिट्स हैं वो इंसान को मुर्दा कर देती हैं। बिल्कुल ऐसे ही। इंसान खोया हुआ रहता है। आप जब भी कोई चीज को हैबिचुअल होकर करते हैं तो आप आधा जहन इस्तेमाल करते हैं, बल्कि आधे से भी कम जहन इस्तेमाल करते हैं।
जब आप हैबिचुअल होने के बगैर कोई भी जैसे नई जगह पे जाते हैं या कोई नया काम करते हैं, तो आपकी पूरे दिमाग की तवज्जो उसमें होती है, तो वो काम अच्छा भी होता है और उस वक्त आप फ्रेश भी होते हैं, मेंटली रिलैक्स होते हैं। लेकिन जब आप जिंदगी को हैबिचुअल होकर गुजारते हैं, एक ही तरह के दिन पूरे गुजरते रहते हैं, तो उससे फिर आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स भी डिस्टर्ब होते हैं, क्योंकि आपका ब्रेन खोया रहता है। आपके ब्रेन को जो प्रेजेंट मोमेंट में आना है उससे निकल जाता है। आप अगर एक ही रास्ते से घर जा रहे हैं तो आप खोए हुए घर पहुंच जाते हैं। कभी आप चाहते हुए सोचते हुए रास्ते को चूज करते हुए घर नहीं पहुंचते। यही अगर आपको रास्ता चेंज करना पड़ जाए तो उस वक्त आप प्रेजेंट होके होते हैं कि भी आप मैंने किस तरफ मुड़ना है, कौन सी गली जाना है, कहाँ घर पहुंचना है। तो ये याद रखिएगा कि इंसान की सेहत जो बिगड़ी हुई है वो प्रेजेंट मोमेंट से टूट के बिगड़ी है। लम्हा मौजूद जितना आपसे दूर होता जाएगा उतना ही आपका सांस छोटा होता जाएगा। सांस छोटा होता जाएगा, आपके ऑर्गन्स डिस्टर्ब होंगे, लोड शेडिंग होगी, आपके अंदर वोल्टेज कम हो जाएंगे। अगर आप अपने वोल्टेज को पूरा रखना चाहते हैं तो अपने ब्रेन की 80% ऑक्सीजन पूरी कर लें। इंसानी ब्रेन की जो डाइट है वो 80% ऑक्सीजन है, 20% ग्लूकोज है। इसके अलावा कोई डाइट नहीं है ब्रेन की। अगर आपको आपने ब्रेन यहाँ फिट बात रखना है, की अपने ब्रेन ऑक्सीजन के को हवाले एक्टिव से, रखना है, और आपने ये तो बहुत आप अहम बात की कि हम उतना ही लाजम सांस उसको ले जो रहे है होते वो हैं अपने जितना ब्रेन जिंदा को रहने के डाइट लिए पूरी दें। लाजिम है। बहुत ऑक्सीजन लाजिम लेवल है कि हम डीप ब्रीदिंग करें, और डीप ब्रीदिंग करने से इंसान जो है उसकी थॉट्स जो है वो कंट्रोल कर सकता है। और यहाँ पे जो आपने इसी बात को मजीद जो है वो बड़े ज़बरदस्त अंदाज में किया कि हम लोग लम्हा मौजूद में नहीं रहते हैं। हम या तो फ्यूचर को सोच रहे होते हैं या अपने माजी को सोच रहे होते हैं, और अपने हाल को इस अंदाज में हम खराब कर रहे होते हैं। तो मैं यहाँ ये पूछना चाहूँगा कि वो कौन सी ब्रीदिंग है जो हम कर सकते हैं हम वक्त, जिससे हम अपने आप को प्रेजेंट में जो है वो फील भी करें, और प्रेजेंट जो हम वर्किंग कर रहे हैं उसके अंदर हम इफेक्टिवली जो है काम कर सकें। प्रेजेंट मोमेंट में लाने के लिए एक छोटी सी टेक्निक मैं शेयर करूंगा जी। कि जब भी आप सांस लें, आप लंबा गहरा सांस लें। आप फर्ज करें आपने 3 या 4 सेकंड में इनहेल किया है, तो आप कोशिश करें कि जब सांस को निकालें उसको इतना स्लो निकालें, रिदम में, रोकना नहीं है, सांस को टूटना नहीं चाहिए। एक रिदम के अंदर आप सांस को निकालें, लेकिन ये कि आप कम से कम डबल वक्त में निकालें। ठीक है। 4 सेकंड के सांस को 8 सेकंड में निकालें कम से कम। आप इसको 4 सेकंड के सांस को 16 सेकंड तक भी लेके जा सकते हैं निकालते हुए। जितना आप स्लो सांस को निकालेंगे एक रिदम के अंदर, उतने ही आप लम्हा मौजूद के साथ जुड़ जाएंगे। आपकी ब्रेन की फाइलें क्लोज होना शुरू हो जाएंगी, आपकी थॉटलेस पोजीशन आ जाएगी। आपके दिमाग में जो हिडन फाइलें चल रही होती हैं उससे आप निकल आएंगे। यहाँ मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि जो रिसर्चेज हैं वो इस चीज को प्रूफ कर चुकी हैं कि डायाफ्रेगमेटिक जो ब्रीदिंग है वो ऐसी एक्सरसाइज है जो इंसान के फोकस एबिलिटी को इंक्रीज करती है। इंसान बेहतरीन अंदाज में अपनी चीजों के ऊपर फोकस कर सकता है। और डायाफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग भी वही ब्रीदिंग है जिसके अंदर हम डीप ब्रीदिंग करते हैं, और अपनी डीप ब्रीदिंग को जो है वो आप जब कंटिन्यूसली करते हैं तो आप बेहतरीन अंदाज में अपनी चीजों के ऊपर, अपने काम के ऊपर फोकस कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पे ब्रीदिंग ही का जिक्र किया, तो ऐसे कैसे रूटीन हम बना सकते हैं कि हर वक्त हम इतने सांस को इनहेल करते रहें, एक्सहेल करते रहें, जिससे हम मैक्सिमम जो है वो अपने वर्क के ऊपर फोकस कर सकें लम्हा हाजिर के अंदर। देखिए ब्रदर, जो आप डिस्कस कर रहे हैं इसको नाभि प्राण कहते हैं। योग ने इसका नाम रखा है नाभि प्राण जी। और अब मैं आपको बताता हूं कि हम जब कभी किसी को बोलते हैं लंबा गहरा सांस लो, तो वो सीने को फुलाता है, ठीक है, ऐसे सीना ऊपर उठा लेता है, जो कि बिल्कुल गलत है। इससे आपकी हार्ट रेट भी तेज होती है, इससे आपके हार्ट के मसाइल भी, इससे आपको बहुत सारे मसाइल और भी हो सकते हैं। आप कभी किसी छोटे बच्चे को सांस लेता हुआ देखें, जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसका पेट हिलता है। बिल्कुल। जब वो सांस लेता है तो उसके पेट के ऊपर हरकत आती है, उसके सीने के ऊपर हरकत नहीं आती। और जैसे जैसे वो फिर मेंटली मसरूफ होता है उसका सांस सीने पे ऊपर शिफ्ट हो जाता है, और जैसे बहुत मसरूफ हो जाता है तो सांस छोटा हो जाता है। सांस के छोटे होने की वजह यह है दिमागी मसरूफियत इंतहा की। आपका दिमाग लम्हा मौजूद में जब ना हो, दिमागी मसरूफियत पास्ट या फ्यूचर की। अगर आप लम्हा मौजूद में दिमाग को मसरूफ करते हैं तो आपकी सांस लंबी हो जाती है। इंसान जब सोया होता है, गहरी गहरी नींद में सोया होता है, तो उसकी सांसें लंबी चल रही होती हैं और पेट से चल रही होती हैं, उसका पेट हिल रहा होता है। तो ये इंसान की जो सेहत का राज है वो नाभि प्राण में इसलिए छुपा हुआ है कि ये एक्चुअल ब्रीदिंग है। आम रूटीन में हम इसको इसलिए ले नहीं पाते कि हम दिमागी तौर पर पास्ट और फ्यूचर में रहते हैं। अगर हम सांस को पेट पे शिफ्ट कर लें, जब आप सांस लें तो आपके सीने के ऊपर हरकत नहीं आनी चाहिए। मैं आपके सामने एक दफा सांस लेके भी दिखाऊंगा ताकि लोग समझ लें। मैं जब तक हाथ को ऊपर लेके आऊंगा मैं सांस ले रहा हूं, और जब मैं हाथ को नीचे की तरफ ऐसे
आहिस्ता आहिस्ता लेके जाऊंगा तो आप समझिए सांस निकल रहा है, ताकि आपको ड्यूरेशन का पता चल जाए। या आपके सामने अभी सांस लेता हूँ, मेरे सीने पे हरकत नहीं आएगी। ये एक सांस लिया मैंने। जी, आपने बड़ा ज़बरदस्त अंदाज में, और यकीनन आपका यहाँ पे आपकी ट्रेनिंग भी है और एक तवील अरसे से 1992 से आप इस फील्ड से वाबस्ता हैं, और आपकी जो ब्रीदिंग टेक्निक है उनके ऊपर एक ग्रिप है। एक आम इंसान जो अभी इनिशियल स्टेजेस पे इन चीज़ों को लर्न आउट करना चाहता है, इनिशियल स्टेजेस के ऊपर वो जो है वो चाहता है कि वो ऐसी ब्रीथ जो है वो कर सके, ऐसी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज कर सके जिससे वो बेनिफिट्स अवेल कर सके, तो वो कहाँ से स्टार्ट करे, और टेक्निक अगर कोई आप बता सकें कि सांस लेने के लिए क्या अंदाज अपनाया जाए। उसके लिए मैं आसानी कर देता हूँ। अगर आप बैठ के पेट में सांस शिफ्ट करना चाहें तो बड़ी मुश्किल से होता है। जो आम जी लोग हैं वो पेट से सांस ले नहीं पाते। बिल्कुल ऐसे तो ही एक है। बहुत छोटी सी टेक्निक मैं शेयर करूंगा, जैसे ही आप उस पर अमल करेंगे तो आपका सांस पेट में शिफ्ट हो जाएगा। सीधे लेट जाएं जमीन के ऊपर या बेड के ऊपर। बिल्कुल ठीक। सीधे लेट के अपनी लेग्स को फोल्ड कर लें, अपने पैरों को हिप्स के करीब कर लें, घुटने खड़े हो जाएंगे। इस ओके। पोजीशन में जब आप सांस लेंगे तो खुद ब खुद आपका सांस पेट से ही चलेगा, आपके सीने पे हरकत नहीं आएगी। अगर आप लेट के शुरू में ब्रीदिंग करना शुरू कर दें, रीढ़ की हड्डी आपकी जमीन के साथ सीधी हो जाएगी, क्योंकि प्राणायाम में सबसे पहला असूल यह है कि आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। अगर रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं है तो प्राणायाम का फायदा नहीं होता। प्राणायाम सबसे जो बेसिक असूल मैं बता रहा हूं कि आपने कमर सीधी रखनी है, तो बैठ के कमर सीधी रखना मुश्किल हो जाती है। तो अगर आप शुरू में लेट जाएं किसी फ्लोर के ऊपर या मैट बिछा लें, या बेड के ऊपर जो हार्ड बेड है उसके ऊपर लेट के लेग्स को जरूर फोल्ड कीजिएगा। सीधी लेग्स लिटा के आपका सांस पेट में शिफ्ट नहीं हो सकता, वो सीने पे हरकत होगी। तो सिर्फ बिल्कुल लेग्स ठीक। को आपने जैसे ही फोल्ड करना है, पेट को सॉफ्ट करना है, तो आपका सारा सांस जो है वो डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग शुरू हो जाएगी। अच्छा, आपको यहाँ पे डायफ्रामेटिक एक ब्रीदिंग के लिए एहतियात उनके लिए जो लोग ब्रीदिंग के हवाले से पेशेंट हैं जिनका सांस फूल जाता है, या जो अस्थमा पेशेंट हैं जिनका इस तरह के मामलात हैं, तो वो इसके अंदर कोई जो है वो एहतियात करेंगे, या वो भी इसी अंदाज में ब्रीदिंग कर सकते हैं। वो भी इस अंदाज में कर सकते हैं। बल्कि आपने अच्छा किया है, एस्थमेटिक पेशेंट के लिए आपने बात की। एस्थमेटिक पेशेंट जो है वो लाजमी सांस निकाल के रोका करें। बिल्कुल ठीक। सांस अंदर लेके रोकने से खराबी होती है। सांस बाहर निकाल के बाया का बाहर लगा के रोकें। जितना सांस को बाहर निकाल के रोकेंगे, अगले सांस में ड्यूरेशन को बढ़ाते जाएंगे, उनकी जो है वो लंग्स बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, स्टेमिना बेहतर होना शुरू हो जाएगा, उनका बिल्कुल सांस फूलने का मर्ज कम होना शुरू हो जाएगा। आम रूटीन में जो लोग एस्थमेटिक नहीं भी हैं और उनकी सीढ़ियां चढ़ते सांस फूलता है, या थोड़ी सी वॉक करने से सांस फूलता है, तो वो इस टेक्निक को अपना लें कि सांस खारिज करके दूसरे सांस में वक्फा पैदा करें। बाया कम बहा किसको कहते हैं योग में, कि आपने सांस को बाहर निकाल के रोक लिया, अब अगले सांस में थोड़ा वक्त आप ड्यूरेशन बढ़ाएं, वक्त को बढ़ाते जाएं। जितना आप ड्यूरेशन बढ़ाते जाएंगे उतना ही आपका स्टेमिना बेहतर होना शुरू हो जाएगा। आपको रनिंग करने की, वॉक करने की जरूरत नहीं है। स्टेमिना आपका सांस निकाल के जब रोकते हैं तो उससे बेहतर होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल ठीक। अब यहाँ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आमतौर पे देखा गया है ये जो योगा एक्सरसाइजेज हैं ये बुजुर्ग करते दिखाई देते हैं, या जैसे आप बहुत से लोगों को इस हवाले से लेके चल रहे हैं और एक बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं आप। तो पूछना मैं ये चाह रहा हूँ आपसे कि आज के दौर में जैसे अभी एक बहुत बिजी रूटीन है, एक इंसान जो स्टूडेंट है या प्रोफेशनल है, एक बहुत है ऐसी रूटीन है जिसके अंदर वक्त निकालना डिफिकल्ट है, और पार्क्स का रुख करना, जैसा आपने आगाज में बात की कि हमारे यहाँ पे दरख्तों की बहुत ज़्यादा कमी है, और शजरकारी की कमी की वजह से जो है वो हम ऐसे इन्वायरमेंट के अंदर अपने 24 आवर गुजार रहे होते हैं जहाँ पे कोई भी आपको ऑक्सीजन का सोर्स नजर नहीं आ रहा होता है। तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसे मामलात के अंदर क्या ऑफिस के अंदर बैठ के या जहां हम मौजूद हैं, क्या वहां भी हम ब्रीदिंग कर सकते हैं?
बिल्कुल जी, बकायदा एक जो है वो प्रोग्राम हम आने वाले हैं लेके कि जिसमें हम ऑफिस योगा सिखाएंगे लोगों को। ठीक है। चंद दिनों में इंशाल्लाह इसको हम बकायदा तौर पर करने वाले हैं। एक पूरा प्रोग्राम लेके आ रहे हैं ऑनलाइन, जिसमें बकायदा तौर पर जो लोग घरों में हैं, जो हमारी बहनें या माएँ घरों में हैं और घर से बाहर नहीं निकल सकती, या कुछ लोग जो ऑफिस में जाते हैं उनके पास टाइम नहीं है पार्क में जाने का, तो वो कैसे अपने ऑफिस में बैठे योगा कर सकते हैं और कैसे अपने घर में बैठ के आप योगा कर सकते हैं, इसके ऊपर प्रॉपर हम एक प्रोग्राम लॉन्च करने वाले हैं। बिल्कुल ठीक, बहुत ज़बरदस्त। मज़ीद मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि देखा गया है आमतौर पे रूटीन के अंदर हम ये देख रहे होते हैं कि जो योगा है या इस तरह की जो एक्सरसाइजेज़ हैं इनको एज़ सच अवेयरनेस नहीं है लोगों के पास, या ये वजह है कि शायद इसको जो है वो बुज़ुर्गों के लिए एक्सरसाइज समझा जाता है और लोग जिम जिम करते हैं, यंगस्टर्स, टीनेजर्स जो हैं वो कोई ऐसी एक्टिविटी करना चाह रहे होते हैं जिनके अंदर रैपिडली जो है वो स्ट्रेच कर उनकी बॉडी जो है वो स्ट्रेच कर रही हो, या रैपिडली जो है वो ऐसी एक्सरसाइजेस कर रहे हो जिनके रिजल्ट फौरी तौर पे उनको मिले। और यहाँ जैसे आपने बताया कि योगा के अंदर ब्रीदिंग है और सांस को प्रॉपर इनहेल करना है, आहिस्ता से एंड देन एक्सहेल करना है, तो ये एक टाइम कंज्यूमिंग है उनके लिए कि फौरी तौर पे वो क्विकली कुछ चाहते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या ऐसे योगा भी मौजूद है जो यंगस्टर्स या किड्स भी कर सकते हैं, या ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज और ये चीजें ये जो आप पहले डिस्कस कर चुके हैं? ब्रदर, उसकी बड़ी वजह यह है कि यहाँ पर योगा जो है वो सीख के नहीं सिखाया गया। ठीक है। कोई भी इल्म जो है कोई भी इल्म जो है, जब तक आप किसी अच्छे अदारे से सर्टिफाइड नहीं होते, आप उस इल्म के बारे में आगाह नहीं होते। जब इस तरह पार्क में या किसी भी जगह पे जब योगा, कोई भी, हमारे प्रॉब्लम ये है कि हम दुनिया की हर चीज को ठीक करवाने के लिए अच्छे से अच्छा मैकेनिक ढूंढते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छे से अच्छा अपनी गाड़ी को ठीक कराने के लिए, अपने मोबाइल को, घड़ी तक को ठीक कराने के लिए हम कहते हैं कोई अच्छा मैकेनिक हो जो एक्सपर्ट हो। एग्जैक्टली। लेकिन बदकिस्मती से है, ये दुनिया की सबसे आला मशीन है और इसको हम किसी के आगे भी जब पेश कर देंगे कि ये ठीक कर दो, तो फिर खराबी होगी। इसके लिए मैं बहुत दफा प्रोग्राम्स के अंदर भी जो है वो मैं कह चुका हूँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि लाजमी तौर पर इसके चेक एंड बैलेंस होना चाहिए कि कौन कहाँ से सर्टिफाइड है, कहाँ से सीखा है उसने, वो कितना माहिर है। और योगा बेसिकली बाबे इसलिए कर रहे हैं और यंगस्टर इसलिए नहीं कर पा रहे कि जो सही जो थ्योरी है योगा की, उस लेवल पे योगा हो नहीं पा रहा। योगा बिल्कुल ठीक। एक, जैसे कह लें कि बुजुर्गों का एक जो है वो आर्ट बन के रह गया है कि सिर्फ बुजुर्ग इसको कर सकते हैं। उसकी बड़ी वजह यह है कि हम पावर योगा से दूर हैं, विन्यासा योगा से दूर हैं। हम एक छोटी मोटी जो स्ट्रेचेस हैं वो कर रहे हैं पार्क्स के अंदर, या आम रूटीन में भी जो क्लब्स के अंदर भी जो योगा हो रहा है, तो वो छोटे मोटे जो चंद पोजेस जो गूगल पे और यूट्यूब पे मौजूद हैं, उसी को हमने योगा समझ लिया है। तो योगा एक प्रॉपर साइंस है जो आपकी इंटरनल हेल्थ को देखते हुए आप किस चीज के लिए योगा करना चाहते हैं, ये पहले पता होना जरूरी है। अब 50 बंदे खड़े हैं या 100 बंदा खड़ा है, आप एक ही सेशन करवा दें सबको, तो मेरा ख्याल है कि वो फिर बातें ही करेंगे, फिर यंगस्टर तो उसमें नहीं आएंगे। तो जब आप एक बकायदा तौर पर इसके जो सिम्टम्स होते हैं इंसान की बॉडी के, आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, आपकी बॉडी, आपकी एज क्या है, आपकी एज के मुताबिक, आपकी बॉडी फिजिक के मुताबिक, जब तक हम इस लेवल पर नहीं आएंगे तो यंगस्टर के अंदर इस इल्म को हम फैला नहीं सकते। यंगस्टर्स तभी आएंगे जब आप जिम की तरह पूरा उनको चार्ट बना के देंगे, आपकी बॉडी का लेवल क्या है, आपकी बॉडी को क्या चाहिए, आपको डाइट कौन सी लेनी है, आपने पोजेस कौन से करने हैं और कितने करने हैं। हर बॉडी का डिफरेंट एक जो है वो लेवल है, उसको अगर आप मेंटेन कर लेते हैं तो फिर यंगस्टर भी इसमें शामिल होना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक। मजीद मैं आपकी तरफ आऊंगा और आपसे मजीद जो है पूछना चाहूंगा कि हमने आमतौर पे ये देखा कि योगा एक्सरसाइजेस तो हम कर रहे होते हैं और ये लोग कह रहे होते हैं कि इसके रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। क्या डाइट का भी बहुत अहम रोल है इसके अंदर, या योगा एक्सरसाइजेस ही इंसान करने से बेहतरीन जो है वो एक लाइफस्टाइल अपना सकता है? दोनों चीजें बराबर आपको मेंटेन करनी पड़ती हैं। आपको डाइट भी बैलेंस करनी पड़ती है और योगा की एक्सरसाइज भी अगर आप प्रॉपर करते हैं तो फिर आपको ज्यादा हेल्दी लाइफ मिलती है। एक है कि आप सुबह जब उठते हैं और पार्क में चले जाते हैं, वहां जाके आप लंबी गहरी सांसें ही ले लें, तो आप कुछ भी ना करें तो आपको बहुत ज्यादा फायदा हो जाता है, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेवल बेहतर हो जाता है, दिमाग आपका सही तरीके से काम करना शुरू हो जाता है बॉडी के लिए। बहुत उससे जबरदस्त आपका बात की आपने बेहतर यहाँ काम पे करना कि शुरू हो सुबह सवेरे पार्क्स में जाना और वहां के जाके जस्ट ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर लेने से एक अच्छा अंदाज जो है वो दिन का आप स्टार्ट ले सकते हैं।
और एक बेहतरीन अंदाज में जो है वो पूरे दिन को गुजार सकते हैं। इसी अंदाज में हमारी डिस्कशन का सिलसिला जारी रहेगा। योगी नईम हमारे दरमियान मौजूद हैं और इंशाल्लाह इनसे मजीद भी बहुत सी बातें करेंगे। अभी एक वक्त हुआ जाता है एक ब्रेक का, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। हेल्थ स्पेशल प्रोग्राम के साथ इस वक्त आपके दरमियान हम मौजूद हैं। योगी नईम इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं और बड़े ज़बरदस्त अंदाज में आपने बात की योगा के हवाले से, और आइए उनकी तरफ बढ़ते हैं और अब उनसे जानते हैं डाइट प्लान के हवाले से कि एक बेहतरीन डाइट प्लान कौन सा हो सकता है जिसको अपनाकर एक हेल्दी लाइफ जो है हम गुजार सकते हैं। ब्रदर, डाइट प्लान के हवाले से ये है कि आप हर बॉडी का एक अलग से सिम्टम्स होते हैं, हर बॉडी का डिफरेंट। न्यूट्रिशनिस्ट जो होते हैं ना, वो यही देखते हैं कि आपकी बॉडी तो ब्लड आपका कौन सा ग्रुप है, ए पॉजिटिव है, ए नेगेटिव है, बी पॉजिटिव है, इस तरह ये डिजाइन किया जाता है। लेकिन एक जनरल जो योगा इस पे कहता है, वो योगा तो 3 हिस्सों में डिवाइड करता है खुराक को। ठीक है। एक है सात्विक डाइट, एक है तमासिक डाइट और एक है राजसिक डाइट। 3 हिस्सों में योगा ने इसको डिवाइड कर दिया और तीनों को मैं डिफाइन कर देता हूं। आप उसको फिर उस तरीके से ले लें तो इससे आपको फायदा हो सकता है। बिल्कुल ठीक। सात्विक हर वो डाइट जिसको कम से कम पकाना पड़े, कम से कम रेसिपी ऐड करना पड़े और आपको जितना आप ताजा पका के उसको इस्तेमाल कर लें, उसका टेम्परेचर चेंज ना करें। मतलब अगर आज आपने पकाया है किसी टाइम पे, तो आप तो दोबारा ठंडा होने पे गर्म ना करें, आप उसी ठंडे को खा लें। टेम्परेचर जो उसका चेंज हो रहा है उसको दोबारा रिवर्स गर्म ना करें। ये सात्विक डाइट है। कोई भी खाना जिसमें रेसिपी बहुत ज्यादा ऐड होती है वो सात्विक नहीं रह जाता। आप ज्यादा से ज्यादा जो कच्चा खा सकते हैं, कच्ची सब्जियां, कच्चे फ्रूट, या जैसे सब्जियां पका के या चिकन पका के, जो भी आपने पकाना है, लेकिन उसमें रेसिपी ज्यादा मसाला जात ना हो और रंगीन ना किया जाए। जितना सादा खुराक आप उसको रखेंगे, ये सात्विक डाइट है। और टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। ये बड़ा असूल है कि टेम्परेचर उसका चेंज नहीं होना चाहिए। अगर ताजा पका हुआ है तो अगर वो ठंडा हो रहा है तो फिर ठंडा ही खाना पड़ेगा, फिर आपको दोबारा उसको गर्म नहीं करना। दूसरी जो खुराक है, योगा ये कहता है कि सात्विक डाइट सबसे सेहतमंद डाइट है, और दूसरी जो खुराक है उसको योगा ने कहा तमासिक डाइट। तमासिक डाइट हर वो खुराक जिसको बार बार गर्म किया जाए, ठंडा किया जाए, फ्रीजर किया जाए, बाद में फिर ओवन में गर्म किया जाए, आज पका लिया है कल को दोबारा गर्म करके खाया जाए, इसको योगा ने कहा है कि ये तमासिक डाइट है। जब खाने का टेम्परेचर बार बार चेंज होता है तो ये आपके इंटरनल टेम्परेचर को डिस्टर्ब करता है, जिससे बहुत जबरदस्त और बहुत जामे अंदाज में आपने यहाँ बात की कि ये जो टेम्परेचर हम बार बार चेंज करते हैं अपने खानों का, इससे हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी इफेक्ट होता है। और ये रूटीन है, अगर हम देखें आम रूटीन में भी इस तरीके से ये एक्टिविटीज दी हैं। पहले हुआ करता था ताज़ा खाना बना करता था और लोग जो है इसको अवेल किया करते थे। अब जो है वो ऐसी एक बिजी रूटीन है कि खाना बनाने का वक्त ही अगर मिल भी जाए तो हम ज़्यादा बना लेते हैं ताकि कुछ दिन इस पे हम जो है वो गुजार सकें। तो बहुत लाजिम है कि हम एक फैमिली इन्वायरमेंट के अंदर अपने आप को रखें। और आजकल जैसे रूटीन है कि हॉस्टल लाइफ है, बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं स्टडीज़ के लिए सिटीज़ में जाते हैं, जॉब्स के लिए सिटीज़ में जाते हैं, तो ये चीज़ें डिस्टर्ब हो रही हैं जिसकी वजह से हमारी जो हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस का शिकार रहती है। मज़ीद जारी रखिएगा, क्या बताना, थर्ड जो डाइट है वो आप बताइएगा। इसको तमासिक डाइट को जो योगा ने नुकसान बताए हैं वो ये जो नजर आ रहे हैं कि वक्त से पहले बूढ़े हो जाना। आज 15 साल का बच्चा भी बूढ़ा है, वो अपना काम खुद नहीं कर सकता। तो हम क्योंकि तमासिक डाइट ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, फ्रोजन चीजें लेते हैं और उनको फिर गर्म करके खाते हैं, दोबारा टेम्परेचर चेंज होता है। इसी तरह कोई भी खुराक घर में भी पकती है तो हम जो है वो 2-3 दिन तक इस्तेमाल कर लेते हैं। बिल्कुल, ये हमारी रूटीन बनती जा रही है। फ्रीजर में रख देते हैं, दोबारा गर्म कर लेते हैं। तो जब भी टेम्परेचर बार बार चेंज होगा, योगा कहता है कि आप वक्त से पहले बूढ़े हो जाएंगे, और वो नजर आ रहा है कि लोग वक्त से पहले बूढ़े होते दिखाई दे रहे हैं। और आपकी जो खुराक है उसको योग ने कहा है राजसिक डाइट।
राजसिक डाइट नाम से ही जाहिर है कि राजाओं के खाने वाले खाने, हर वक्त राजाओं के खाने वाले खाने मतलब रंगीन खाने, ऑयली खाने और तेज मसाला जात और हर वक्त मुरगन गजाएं खाना, इससे जो है वो आप बीमार रहते हैं, आप कभी भी सेहतमंद नहीं हो सकते। जो राजसिक डाइट है ये बीमार रखती है, ऑर्गन्स को बीमार कर देती है, आप ज्यादा बीमार होते हैं अगर आप ज्यादा मुरगन गजाएं खाते हैं, तो आपके ऑर्गन ज्यादा अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाते। तो आपने यहाँ राजसिक बहुत डाइट, ज़बरदस्त बात की, और इस्लाम भी हमें सादा ग़िज़ा खाने की तलकीन करता है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को अगर हम देखें तो आप सादा खाना तनावुल फरमाया करते, और ये जो अंदाज़ था अगर हम इसको आज भी अपनाएं तो हम एक अच्छी लाइफ जो है वो गुजार सकते हैं, डाइट प्लान को बहुत मौसर बना सकते हैं। हमने डाइट प्लान की बात की, एक्सरसाइज की बात की, अब हम बात करते हैं कि एक जो स्लीपिंग प्लान है, जो स्लीपिंग हैबिट है, सोने की जो रूटीन है, इस हवाले से योगा क्या हमें कहता है, और मजीद ये बताइएगा कि स्लीपिंग जो अंदाज है, सोने का जो अंदाज है, वो क्या अपनाया जाए ताकि एक फिट लाइफ जो है हम गुजार सकें। इससे पहले अगर कबीर भाई मैं आपको पूरा डाइट प्लान दे दूं एक, तो उससे जी जी ज्यादा बेहतर जी जी ठीक क्योंकि है। डाइट को मुकम्मल कर लें हम। जी ठीक है। तो जो इंसान इंसान का जो डाइट प्लान है ना वो उसके दांतों के हिसाब से बनता है। बिल्कुल ठीक। इंसान जब तक मुंह में दांत नहीं आते इंसान खा नहीं सकता। ऐसा ही है। तो क्रिएटर ने जो है ना वो दांतों के हिसाब से आपको जो है डाइट प्लान दिया है। आप जितने भी गोश्तखोर जानवर देखेंगे उनके नोकीले दांत होते हैं, जी। नोकदार दांत होते हैं, और जितने भी सब्जीखोर जानवर हैं उनके सीधे दांत होते हैं जो सामने मौजूद है हमारे, और जितने भी दालखोर जानवर होते हैं उनकी दाढ़ें होती हैं। तो इंसान के पास तीनों तरह के तीनों दांत चीजें हैं। मौजूद हैं। दांत भी हैं सामने, सीधे दांत भी हैं, नोकीले दांत भी हैं और दाढ़े भी हैं। जी अब अल्हम्दुलिल्लाह। इनकी तादाद गिन लें आप, तकरीबन इंसान के 28 दांत होते हैं मुंह के अंदर। 32 तो मशहूर है ऐसे ही, इंसान के मुंह में 28 दांत होते हैं, और महीने में जो दिन है वो 30 हैं, जी 29 या 30 दिन होते हैं। अब इसको हम डाइट प्लान को यूं कर सकते हैं कि जो इंसान के सीधे दांत हैं वो सब्जी के लिए हैं, वो हैं आपके 4 नीचे हैं 4 ऊपर हैं। ठीक है। 8 दिन सब्जी के बनते हैं आपके महीने में 8 दिन सब्जी खाएं। और जो नकीले दांत हैं आपके वो 4 हैं, नोकदार दांत 4 हैं। तो महीने में 4 दिन गोश्त के बनते हैं, 30 दिनों में 4 दिन गोश्त खाएं, और बाकी जो है वो आप 18 दिन दालें खाएं। और ये रिसर्च में आ चुका है कि दालें जो है बेहतरीन प्रोटीन है। जी बिल्कुल। दालें जबरदस्त प्रोटीन है। आप अगर दालों का इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपकी बॉडी के अंदर जो गुड प्रोटीन है वो जाते हैं। तो ये हम गोश्तखोर होते जा रहे हैं। जब से गोश्तखोर हो गए हैं तो आपने कभी किसी जानवर गोश्तखोर को शरीफ देखा है? आप किसी गोश्तखोर जानवर के पास खड़े हो सकते हैं? ये इफेक्ट आ रहा है हमारे माशरे के ऊपर। हमारे जो बच्चे या हमारे जो लोग एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, उसकी बड़ी वजह गोश्तखोरी है, और हर वक्त गोश्तखोरी है। तो अगर ये नोकीले दांतों का जो एक सिस्टम है, 4 नोकीले दांत है सिर्फ, तो अगर हम महीने में 4 दिन का मतलब है 12 मील, एक दिन में 3 मील होते हैं ना, जी जी। तो आप महीने में 12 मुरागन गजाएं जो हैं वो ले सकते हैं। 12 वक्त आप गोश्त खा सकते हैं महीने में। तो अगर इस पे आ जाए तो इससे जो है वो हमारी बिहेवियर में भी तब्दीली आएगी, बिहेवियर तब्दील होगा, और बहुत सारी जो है सेहत के एतबार से तब्दीली भी आएगी। ये इंसान का नेचुरल डाइट प्लान है जो मैंने आपको दे दिया। बड़ा ज़बरदस्त डाइट प्लान आपने डिस्कस किया, और बहुत अहम आपने बात की कि हम गोश्त ज़्यादा खाने की वजह से मुआशरे के अंदर बर्दाश्त का जो मादा है वो कम होता जा रहा है, और मुआशरे के अंदर एक तज़ब्ज़ुब है, एक जो है वो एक अजीबो गरीब सा अंदाज़ है कि हम लोगों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। मुआशरे के अंदर एक अजीब सा अंदाज जो है वो हमें नज़र आता है कि लोगों के अंदर एक दूसरे के लिए मोहब्बत नहीं है। वो अंदाज जो पहले हुआ करते थे वो आज नज़र नहीं आया करते, और उसकी वजह ये है कि हम डाइट प्लान जो है इफेक्ट कर रहा होते हैं हमारी ओवरऑल बॉडी को। और कुरान भी हमें इसी चीज़ की तलकीन करता है, और जो इस्लाम है वो भी हमें यही सिखाता है कि हम उसी अंदाज को अपनाएं जो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज था खाने के हवाले से। मज़ीद मैं अब आपसे ही पूछना चाहूँगा कि आगाज़ ही में आपने बात की कि योगा जिस्मानी तौर पे भी बहुत ज़्यादा मौसर कुन एक एक्सरसाइज है, और रूहानी तौर पे भी। आज रूहानियत से दूरी की वजह से हम बहुत से मसाइल का शिकार हैं। हमारा नौजवान जो है वो ओवर थिंकिंग का शिकार है,
हमारा नौजवान डिप्रेशन का शिकार है, एंजाइटी का शिकार है, एक तसब्सुब है जो मुआशरे के अंदर पाया जाता है। नौजवानों के अंदर एक अजीब सा जो है वो क्लैरिटी नहीं है, कहीं ना कहीं पे कंफ्यूजन्स हैं जो एक मुसलमान के लिए तो कहीं भी वैलिड नहीं है कि एक मुसलमान कंफ्यूज्ड हो। तो शायद उसकी वजह रूहानी जिंदगी से दूरी है। तो आज जो बताइएगा कुछ एक्सरसाइजेस या कोई मेडिटेशन एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन के हवाले से भी आप काम करते हैं, तो कौन सी मेडिटेशन एक्सरसाइजेस हैं जिनसे हम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के साथ साथ वो भी करें और रूहानी जिंदगी जो अपनी रूहानी नशोनुमा को जो है वो हम इम्प्रूव कर सकें। और कुरान का फैसला यही है कि अल्लाह तबारक व तआला से जितना इंसान दूर होता है तो फिर वो अल्लाह ताला उसको ऐसे कामों में लगा देते हैं कि उसको अपनी परवाह भी नहीं रहती। और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का फलसफा खुदी भी इसी के ऊपर है। वो बार बार यही तलकीन करते हैं कि अपनी खुदी को बुलंद करे, अपनी रूहानी जिंदगी को जो है वो इम्प्रूव किया जाए। तो मैं यही सवाल लेके आपकी तरफ आने वाला हूं कि अपनी रूहानी जिंदगी को इम्प्रूव करने के लिए योगा हमें किस अंदाज में हेल्प आउट करता है और कौन सी एक्सरसाइजेस इसमें हम कर सकते हैं? रूहानियत बड़ा बहुत पेचीदा एक सवाल लगता है माशरे में, लेकिन ये बहुत ही आसान है। इसके लफ्ज के अंदर छुपा हुआ है इसका जवाब। जी जी। रूहानियत एक लफ्ज है, शैतानियत जी। तो दोनों नीयत पे जुड़े हुए हैं। अगर आप सच्ची नीयत के मालिक हैं, आप अच्छी नीयत के मालिक हैं, आप नीयतन करप्ट नहीं हैं, आपकी नीयतें साफ हैं, तो आप रूह के साथ जुड़े हुए हैं, रूहानियत की तरफ चले जाएंगे। और अगर आप बद नीयत पे जुड़े हुए इंसान हैं, आप हमेशा नीयत में फतूर रखते हैं, आप गंदी नीयत के मालिक हैं, तो आप शैतानियत के आला दर्जे पे फाइज हो जाएंगे। तो रूहानियत या शैतानियत, इसको डिफाइन करने के लिए बहुत आसान मैंने आपको बता दिया कि नीयतों को साफ कर लें, आप रूहानियत की तरफ चल पड़ेंगे। आज हम नीयतों के हारे हुए लोग हैं। हम किसी के लिए दिखावे के अच्छे होते हैं लेकिन नीयतन अच्छे नहीं होते। हम नीयत में खोट रखे हुए हैं। जब से नीयत में खोट बढ़ती जा रही है, रूहानी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं आपसे जो पूछना चाह रहा हूँ वो ये है कि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज यकीनन इंसान को अपने आप के अपने साथ जोड़ती है, इंसान को अपने आप से मिलाती है और इंसान के थॉट्स को कंट्रोल करती है। तो ये जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं इनके साथ मेडिटेशन भी है जो हम कर सकते हैं, और मुराकबा ही था जो हमारे बुजुर्ग किया करते थे, जो हमारे असलाफ किया करते थे, जिससे वो जो है वो रूहानियत को अपनी इंप्रूव किया करते थे। आज यकीनन एक तसब्जुब का दौर है, कंपटीशन का दौर है। बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो अपने 24 आवर्स की जिंदगी में मेहनत करते दिखाई देते हैं सिर्फ अपनी जिंदगी को इंप्रूव करने के लिए, लाइफस्टाइल को इंप्रूव करने के लिए। पहले ये अंदाज ना हुआ करता था लाइफ का। तो आज के दौर में रूहानियत को तो हमने कायम रखना है, तो हम कैसे अपने आप को मुराकबा कर सकते हैं या मेडिटेशन एक्सरसाइजेज से इन चीजों को अवेल कर सकते हैं? सबसे पहले तो मैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी सुन रहे हैं जिन्होंने कभी मुराकबा किया नहीं है, तो हम बेसिक को डिस्कस करते हैं। बिल्कुल। जब भी आप मुराकबा शुरू करें तो आप लेट जाएं सीधा या बैठ जाएं टेक लगा के किसी दीवार के साथ, या वैसे आप सीधे बैठ जाएं। तो आप अपने पैरों से शुरू हो जाएं और अपने पूरे बॉडी को आहिस्ता आहिस्ता देखते हुए दिमाग तक आए। बार बार इस अमल को करते जाएं। आपने दिमाग को डाइवर्ट करना होता है बेसिकली। आपके दिमाग के अंदर जो थॉट्स चल रही हैं, हिडन फाइलें चल रही हैं, थॉटलेस पोजीशन का मतलब है मुराकबा। बिल्कुल ऐसे। मुराकबा जो है वो रकब से निकला है, अरबी जुबान का लफ्ज है रकब। तो मुराकबा बेसिकली रकब का मतलब होता है देखना, ये अरबी जुबान का लफ्ज है। तो सबसे पहले देखना किस चीज को है, अपने आप को देखें, अपने साथ जुड़ें, अपने साथ अटैच हों। तो मैं बेसिक मुराकबा बता रहा हूं कि आप सिर्फ अपनी बॉडी को ऑब्जर्व करना शुरू करें, विजुलाइज करना शुरू करें। अपने दिमाग, आपने कभी अपने पूरे जिस्म को विजुलाइज नहीं किया। हम आम रूटीन में दूसरों को देखते हैं, दूसरों की जिंदगी में दखल अंदाजी करते हैं, हर वक्त दूसरों की जिंदगी को सोचते रहते हैं। कभी भी हमने अपने पर्सनल जो बॉडी है इसके ऊपर तवज्जो नहीं लेके आई। तो अपने जिस्म के ऊपर तवज्जो लेके आइए, अपने पैरों से आहिस्ता आहिस्ता फीलिंग करें। जैसे ही आप फीलिंग बढ़ाएंगे अपने पैरों में और पिंडलियों में, फिर ऊपर थाइज में, पेट में, आहिस्ता आहिस्ता, तो ये आप बार बार इसको रिपीट करेंगे तो आपका दिमाग अटैच होगा बॉडी के साथ। थॉटलेस पोजीशन आपकी गेन होगी। जैसे थॉटलेस पोजीशन गेन होगी, आपके दिमाग की जो है वो कैपेसिटी बढ़ जाएगी काम करने की। उसके अंदर ताकत आ जाएगी और आप रिलैक्स हो जाएंगे। ठीक है। अभी वक्त जो प्रोग्राम का दौरानिया है वो अपने इख्तितामी मराहिल में दाखिल होने को है। कोई 1 से 2 ऐसी एक्सरसाइजेस जो हमारी ऑडियंस के लिए आप शेयर कर सकें जिसको वो रूटीन में परफॉर्म कर सकते हैं और बड़े जबरदस्त उससे फायदे वो ले सकते हैं? बिल्कुल जी। एक ब्रीदिंग है जिसका नाम है अनुलोम विलोम जी, ऑल्टरनेटिव ब्रीदिंग भी कहते हैं इसको। बेसिकली ये आपके ब्रेन को बैलेंस करने की ब्रीदिंग है।
ठीक है। आपके राइट ब्रेन ने आपकी लेफ्ट साइड कंट्रोल की हुई है और लेफ्ट ब्रेन ने राइट साइड कंट्रोल की हुई है। क्रॉस में सिस्टम है, इंसानी जिस्म का क्रॉस में सिस्टम है। ठीक है। आपका राइट ब्रेन लेफ्ट साइड कंट्रोल करता है और लेफ्ट ब्रेन राइट कंट्रोल करता है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आप दोनों ब्रेन को बैलेंस कर लें, आपके राइट और लेफ्ट में फर्क खत्म हो जाए, तो आप इस ब्रीदिंग को करें। इसका और बहुत बड़ा फायदा ये है कि जिस इंसान के अंदर डिसीजन पावर नहीं है और वो इस चीज का शिकार रहता है कि कभी किसी चीज के बारे में पॉजिटिव सोचता है, कभी नेगेटिव सोचता है, ये कर लूं या ना करूं, इसी चीज में उसका कंफ्यूजन का वक्त शिकार गुजर रहता है। जाता है। तो अगर आप इस ब्रीदिंग को करते हैं तो आपकी डिसीजन पावर बेहतर हो जाती है। इसका नाम है अनुलोम विलोम। जी। तो विष्णु मुद्रा बना लीजिए, पहली दो उंगलियां फोल्ड कर लें, ठीक है। राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे अंगूठे के साथ, लेफ्ट साइड से लंबा गहरा सांस लें, जितना आहिस्ता आहिस्ता ले सकते हैं, और रिंग फिंगर से अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद कर दें और फिर राइट साइड से एक्सहेल कर दें, सांस बाहर निकाल दें। बिल्कुल ठीक। अब जब सांस निकल जाए तो फिर राइट साइड से दोबारा सांस लें। अच्छा, सांस को यहाँ पे स्टे नहीं करवाना है, जस्ट इनहेल करना है, नहीं, आफ्टर दैट एक्सहेल कर देना है, ऐसे ही है? जी, और फिर राइट साइड से सांस को बंद कर लें और लेफ्ट साइड से निकाल दें। ठीक। लेफ्ट साइड से सांस लिया, राइट साइड से निकाल दिया, फिर राइट से लिया और लेफ्ट से निकाल दिया। सांस को रोकना नहीं है, बिल्कुल आपने ठीक। एक तरतीब में तेज किया है इसको सिर्फ बताने के लिए। तो आपने आम इसको बड़े रूटीन में कितनी माहौल देर से तक हम इसको परफॉर्म करें तो इसके फायदे हम उठा सकते हैं? शुरू में कम से कम 5 मिनट करें, और इसको लेट के भी कर सकते हैं, जो मैंने तरीका बताया लेग्स फोल्ड करके लेट के भी कर सकते हैं। लेट के भी शुरू कर में आप सकते जमीन पर लेट के इसको करें ताकि कमर सीधी हो जाए। अच्छा, कम से कम 5 मिनट करें इसको, और मैक्सिमम आप इसको आधा घंटा कर सकते हैं। अपने स्टेमिना पे है, आपकी बॉडी का स्टेमिना क्या है। हैं। बिल्कुल 5 ठीक। मिनट से शुरू कर लें, आधा घंटा तक करें। इससे आपकी दिमाग की जो छुपी हुई ताकतें हैं वो जागना शुरू हो जाएंगी। जी। इससे आपका दिमाग बेहतर होना शुरू हो जाएगा, दिमाग तेज होना शुरू हो जाएगा। इससे आपकी डिसीजन पावर बेहतर हो जाएगी। ये आपके ब्रेन के अंदर जो एक उलझन सी है, जो गुच्छा बना हुआ है आपका, जो नर्वस सिस्टम को प्रेशर रहता है, जो बोझ रहता है कामों का, और थॉट प्रोसेस तेज होता है, ये उसको स्लो करने के लिए की जाती है। इसको F5 भी कह सकते हैं। जैसे हम विंडोज रिफ्रेश करने के लिए F5 दबाते हैं, अगर आप अनुलोम विलोम करते हैं तो आपका कंप्यूटर रिफ्रेश होता है इससे। और जी। जिनको नींद का प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती, वो बेड पे लेटे हुए रात को सोने से पहले कर लें। ये करते करते नींद आ जाएगी, इससे डीप स्लीप मिल जाएगी आपको। बड़ी ज़बरदस्त एक्सरसाइज बताई आपने कि नींद के लिए लोग गोलियां खाते हैं, जैसे सिंपल सी एक एक्सरसाइज है, अगर उसको परफॉर्म करें तो एक अच्छी नींद आप ले सकते हैं। और ये बड़ी ज़बरदस्त अंदाज में तमाम तर योगा एक्सरसाइजेस के हवाले से आपने यहाँ पे डिस्कस किया। और मज़ीद में आपसे भी ये पूछना चाहूँगा कि आम रूटीन में ये देखा गया कि हमारे यहाँ पे ट्रेंड है एक्सरसाइजेस का, आमतौर पे ट्रेंड नज़र नहीं आता है। जैसे फॉरेनर कंट्रीज में हम देखते हैं, जो फॉरेनर्स हैं उनके किड्स भी, टीनेजर्स भी और ओल्ड पर्सन भी रूटीन से एक्सरसाइजेस करते हैं, और बड़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है उनके तलीमी अदारों में। उनके पेरेंट्स की तरफ से बहुत ज़्यादा कन्विंस किया जाता है अपने चाइल्ड को ये तमाम तरह एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए। लेकिन पाकिस्तान के अंदर इस तरह की चीज़ें हमें नज़र नहीं आती है। पाकिस्तान में तो आमतौर पे ऐसा होता है कि डॉक्टर जब रिकमेंड करता है तो हम किसी हेल्थ स्पेशलिस्ट को ढूंढ रहे होते हैं, योगा ट्रेनर को ढूंढ रहे होते हैं, तो फिर हम एक्सरसाइज सिर्फ आते हैं। तो इस चीज़ को कैसा देखते हैं पाकिस्तान के अंदर, और क्या समझते हैं कि ये फुकदान कैसे कम हो सकता है, अवेयरनेस कैसे हमारी आवाम में मजीद जो है वो हम पेनिट्रेट कर सकते हैं, ताकि बेहतरीन अंदाज में इस हवाले से जो रिजल्ट हैं वो आ सकें? मैं इसको यूं कहूंगा कि जो आपने बात की फॉरेनर्स की, वो अपने आप से प्यार करते हैं। पाकिस्तानी अपने आप से प्यार नहीं करते, पाकिस्तानी दूसरों की जिंदगी से प्यार करते हैं, हर वक्त दूसरों की जिंदगी में घुसे रहते हैं। अगर आप अपने आप से प्यार करना शुरू कर देंगे तो आपको अपनी सेहत का ख्याल भी होगा, आपको अपनी हेल्थ का ख्याल भी होगा, और आप लाजमी पार्क का रुख करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। और इसकी अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए हमारे जो बड़े हैं, जो पेरेंट्स हैं, इनको किरदार अदा करना होगा। जब तक पेरेंट्स जो है वो इस तरफ नहीं आएंगे, बच्चे कभी भी इस तरफ नहीं आ सकते। तो एक हेल्दी माहौल क्रिएट करने के लिए हमें सबको मिलकर सोचना होगा। इस पे हमें जो है वो हेल्दी एक्टिविटी को प्रमोट करना होगा। हमारे टीवी चैनल्स को, हमारे जितने सोशल मीडिया पे जो चैनल्स हैं, इनको लाजमी हेल्दी एक्टिविटी, अपने एक प्रोग्राम लाजमी रोजाना बेस पर, डेली बेसिस पे आपको हेल्थ इश्यूज के ऊपर कोई ना कोई डिस्कस होना चाहिए, हेल्थ प्रोग्राम होना चाहिए। योगा पे या एक्सरसाइज पे या जिम पे कोई ना कोई ऐसा प्रोग्राम डेली हर चैनल करे
तो मैं ये समझता हूँ कि फिर अवेयरनेस बढ़ सकती है। जी, सोशल इस मीडिया पे इसकी अवेयरनेस के हवाले कंपेन से आपने करनी बात चाहिए। की कि इसकी अवेयरनेस बहुत लाजिम है। और लास्ट में आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि योगा और बाकी एक्सरसाइजेज जो जिम हम करते हैं या और एक्सरसाइजेज करते हैं, योगा इसमें कैसे इनफरादी हैसियत रखता है, या योगा इन सब से किस किस वजह से बेहतर है? योगा जो है बेसिकली आपको सबसे बड़ा इसका फायदा ये है कि आपको कोई चीज नहीं चाहिए, ना आपको कोई जिम चाहिए, कोई मशीनें चाहिए, ना आपको पार्क चाहिए। अगर आप योगा सीख लेते हैं तो आप अपने बेडरूम में जहां पे भी आप दुनिया में चले जाएं, आप किसी भी जगह पे आप अपने बेड के ऊपर बैठे बैठे आप योगा कर सकते हैं। बाकी कोई भी दुनिया की जो मश्क है या कोई भी एक्सरसाइज है उसके लिए आपको बकायदा इक्विपमेंट्स चाहिए, आपको पूरा माहौल चाहिए, फिर ही आप उसको कर सकते हैं। तो योगा जी का सबसे बड़ा जी बेनिफिट नाज़रीन, ये है। आज योगी नईम हमारे दरमियान मौजूद रहे। बहुत ज़बरदस्त अंदाज में आपने गुफ्तगू की और तमाम तर चीज़ों को बहुत ज़बरदस्त अंदाज में आपने डिस्कस किया, योगा के हवाले से, योगा की अफादियत के हवाले से, और योगा को कैसे प्रमोट किया जा सकता है इस हवाले से आपने बात की, और योगा किस अंदाज में हमारी हेल्थ को मेनटेन रखता है, और ये तमाम तर चीज़ें आपने देखी। मैं इंतहाई मशकूर हूँ योगी नईम साहब आपका कि आपने अपना इंतहाई मसरूफ़ वक्त दिया और हमारी ऑडियंस के लिए बहुत सी एक्सरसाइजेस भी आपने यहाँ पे करके दिखाई, जिसको हम हमारी ऑडियंस जो है वो अपना सकती है। तो आज के हेल्थ स्पेशल प्रोग्राम में योगी नईम को बुलाने का पर्पज़ यही था कि योगा और ये जो मेडिटेशन एक्सरसाइजेस हैं, जो ऐसी एक्सरसाइजेस हैं जिनको करने के लिए किसी भी तरह की कोई मशीनरी रिक्वायर्ड नहीं है, जस्ट आपकी बॉडी ही ये तमाम तरह एक्सरसाइजेज परफॉर्म कर सकती है। जस्ट इनको हमें सीख कर एक अच्छा हेल्दी लाइफ स्टाइल जो है वो अपना सकते हैं। इसी अंदाज में आपके लिए प्रोग्राम्स लेकर हम हाजिर होते रहेंगे। अपने मेज़बान कबीर हयात को इजाज़त दीजिए इस उम्मीद के साथ कि आप मेरे लिए दुआ करेंगे। मैं आपके लिए दुआ गो हूँ कि परवरदिगार कायनात हमें हेल्थ वाली ज़िंदगी अता फरमाए। जज़ाकल्लाह।